हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, अभी मैं एक क्लास ले रहा हूँ, एक लाइव क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। और ये हैं वो कैंडिडेट्स जिनकी मैं क्लास ले रहा हूँ। और इनकी क्लास में अभी मैं इनको पढ़ा रहा हूँ AWS के बारे में, ठीक है। इनकी सीरीज चल रही है AWS की। एक्चुअली इन लोग पूरा कंप्लीट डेवऑप्स पढ़ने आए हैं, बट अभी मैंने पहले इनको लिनक्स पढ़ाया और अभी AWS पढ़ा रहा हूँ। और AWS में आज इनको मैं पढ़ाने वाला हूँ ECR की सर्विस, इलास्टिक कंटेनर रजिस्ट्री, ठीक है। AWS में एक सर्विस है ECR की, मैं लिखता हूँ यहाँ पे ECR की, ठीक है, इलास्टिक कंटेनर रजिस्ट्री। ये मैंने बताने वाला हूँ, ठीक है। लेकिन ECR से पहले लोगों को जानना चाहिए कि डॉकर क्या होता है। अगर आपको डॉकर नहीं आता, आपको पता नहीं है कंटेनर क्या है, इमेज क्या है, डॉकर फाइल क्या है, फिर ECR समझने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है। ECR का क्या यूज़ केस है, किस लिए यूज़ करते हैं, ये तो जो AWS पढ़ रहा है उनके लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन आज मैं इन लोगों को भी ECR बताने के पहले डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ डॉकर के बारे में, ठीक है। तो आप लोग के लिए समझ लो कि आज मैं आपको एक डॉकर का कंप्लीट इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ, ठीक है। तो उम्मीद करूँगा कि आपको डॉकर का इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ में आए, अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, अगर आपको लगता है कि डॉकर की और भी आगे मतलब कंप्लीट सीरीज़ आनी चाहिए, ठीक है, या फिर आपको अच्छा लगता है वीडियो, तो कमेंट करना और बोलना कि और वीडियोस अपलोड करें, या फिर थम्स अप देना, ठीक है। और आज 31 दिसंबर है, आज 2024 का आखिरी दिन है, कल से 2025 स्टार्ट होगा। तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया मेरे यूट्यूब चैनल को मुझे। मैं जब मैंने स्टार्ट किया था इस साल वीडियो अपलोड करना, तब मेरे सब्सक्राइबर थे 205, ठीक है, स्टार्टिंग में। और अभी मैं 1000 टच करने वाला हूँ, तो बहुत अच्छा सपोर्ट किया आप लोगों ने। बट मेरी भी कई सारी चीज़ें थी जो पेंडिंग रह गई 2024 में। मैंने बहुत कुछ प्लान किया था कि बहुत सारे वीडियोस आएंगे, लेकिन हेल्थ के कारण और कई सारी चीज़ों के कारण वो चीज़ें नहीं आ पाई। बट 2025 में बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं, ठीक है। मैंने 2024 में टेराफॉर्म की सीरीज़ कंप्लीट करी, GCP क्लाउड की सीरीज़ स्टार्ट करी है, एजूर की सीरीज़ स्टार्ट करी है, इनको ख़त्म करना है। और भी कई सारे फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ और लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़, इंटरव्यू सजेशंस, इंटरव्यू के वीडियोस, लाइव इंटरव्यूज़ जो मैं लेता हूँ, जो मैं देता हूँ, उनके वीडियोस अपलोड करना, कई सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो सब्सक्राइब करना चैनल को, 2025 में सपोर्ट करते रहना, मेरे साथ बने रहना। उम्मीद करता हूँ कि हम लोग एक दिन अच्छे प्लेटफॉर्म पे पहुँचें और आप लोग को बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें दे के, एक रियल नॉलेज दे के आप लोग को भी ग्रो कराऊँ, जैसे ग्रो मैं कर रहा हूँ या मेरे आसपास के लोग कर रहे हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं उनकी क्लास। आप लोग बैठिए और समझिए कि डॉकर होता क्या है, ठीक है। चलो, कुछ बोल रहे हो रवि। हाँ, मैं बोल रहा हूँ स्टार्ट कर रहे हैं हम। हाँ, स्टार्ट करते हैं, शायद सनी नहीं आ रहा है। ओके। मेरी स्क्रीन विजिबल है आपको। यस। तो हम लोगों ने AWS में कई सारी सर्विस कवर कर ली, कई सारी चीज़ें पढ़ ली, ठीक है। हम लोग अभी AWS में कुछ एडवांस सर्विसेज की तरफ बढ़े हैं, ठीक है, जिसमें से RDS के ऊपर हमने बात करी, रेडिस के ऊपर हमने बात करी। आज मैं बात करने वाला हूँ ECR के बारे में। यह मैंने पिछली क्लास में भी आपको एक्सप्लेन किया था, लेकिन आज थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो हमारी जो भी सर्विस हम पढ़ने वाले हैं वो है ECR। ECR का फुल फॉर्म होता है इलास्टिक कंटेनर रजिस्ट्री, ठीक है, इलास्टिक कंटेनर रजिस्ट्री। अगर मैं आपको मोटा मोटी एक सिंपल टर्म्स में कहूँ, तो जो हम लोग ECR यूज़ करते हैं, ये डॉकर की इमेजेस को स्टोर करने के लिए करते हैं, ठीक है। जो ECR का हम यूज़ करते हैं वो डॉकर की इमेज को स्टोर करने के लिए करते हैं, ठीक है। लेकिन ECR ही क्यों यूज़ करते हैं, और कुछ यूज़ क्यों नहीं करते, वो सब मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। लेकिन ECR पढ़ने से पहले अगर आपको डॉकर आता है तभी ECR काम की चीज़ है, वरना आप ECR समझ नहीं पाओगे, ठीक है। तो डॉकर के बारे में भी आज हम लोग बात करेंगे, ठीक है। चलो, सबसे पहले समझते हैं डॉकर को, फिर आएंगे ECR की तरफ। बात करते हैं डॉकर की, ठीक है। तो डॉकर जो है वो एक कंटेनराइजेशन सिस्टम है, ठीक है। और ये जो डॉकर जब मार्केट में आया ना, तो कुछ ड्रॉबैक्स को ख़त्म करने के लिए आया था ये। देखो, आईटी में जो भी नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, अगर मैं बात करूं आज से 20-25 साल पहले, तो हम लोग बहुत मैनुअल मेथड से काम करते थे, ठीक है। मैनुअली मार्केट में जा रहे हैं, हार्डवेयर लेके आ रहे हैं,
लाइसेंस परचेज कर रहे हैं, एक बिल्डिंग खरीद रहे हैं, अंदर हार्डवेयर लगा रहे हैं, उसके बाद इंजीनियर्स हायर कर रहे हैं, इंजीनियर्स बिल्डिंग के अंदर जा रहे हैं, नेटवर्क इंजीनियर्स, सिस्टम इंजीनियर्स, डेटाबेस इंजीनियर्स, बैकएंड इंजीनियर्स, मल्टीपल इंजीनियर बिल्डिंग के अंदर जा रहे हैं, सेटअप कर रहे हैं, सब कुछ मैनुअल होता था। ठीक है, धीरे धीरे चीज़ें, नई नई चीज़ें आती गई। वो जो पहले बहुत टाइम और बहुत पैसा खर्च हो रहा था, मैनुअली काम हो रहा था, धीरे धीरे वो चीज़ें ऑटोमेशन की तरफ शिफ्ट हुई, चीज़ें वर्चुअली होना स्टार्ट हुई। तो ऐसे जो भी चीज़ मार्केट में आ रही हैं वो टाइम को कम करने के लिए, और जो हम लोग काम करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या वेबसाइट डेवलपमेंट या फिर एप्लीकेशन डेवलपमेंट, इस काम को हम और स्मूथली कर पाएँ और आसानी से कर पाएँ और जल्दी कर पाएँ, इसलिए टेक्नोलॉजी मार्केट में आती रहती है। ठीक है, लेकिन काम हमारा वही है जो हम पहले करते थे। अगर मैं हमारी फील्ड की बात करूं, जिस फील्ड में अभी हम लोग बैठे हैं, तो हमारा काम पहले भी इंफ्रा क्रिएट करना था, ताकि जो डेवलपर ने कोड बनाया उसे हम डिप्लॉय कर सकें उस इंफ्रा पे। आज भी हमारा काम वही है, इंफ्रा क्रिएट करना। लेकिन फ़र्क क्या है, पहले हम लोग एक बिल्डिंग के अंदर जाके इंफ्रा क्रिएट करते थे, मैनुअली काम करते थे, फिजिकली काम करते थे। आज हम लोग करते हैं क्लाउड पे। ठीक है, वैसे ही आने वाले टाइम पे मशीन लर्निंग ऑपरेशंस वगैरह आ रहे हैं, कई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, तो उन पे काम करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं डॉकर की। देखो, डॉकर क्यों आया, किस रीज़न से आया, पहले वो समझाता हूँ आपको मैं। देखो क्या हुआ, अगर मैं बात करूँ सबसे पहले, सबसे पुराने मेथड की, तो अगर मान लो फॉर एग्जांपल 1998 में, ठीक है, मैं किसी XYZ टेक्नोलॉजी कंपनी में काम करता हूँ। ठीक है, और इस कंपनी में मेरा जो रोल है वो है सिस्टम इंजीनियर्स का। ठीक है, एक सेकेंड, सनी ज्वाइन किया। तो मेरा जो रोल है वो सिस्टम इंजीनियर्स का है। 1998 की बात करता हूँ, उस टाइम पे। ठीक है, इस कंपनी में काम कर रहा हूँ मैं, और इस कंपनी के पास एक प्रोजेक्ट आया हुआ है। ठीक है, किसी बाहर के क्लाइंट का, मान लो यूएस के क्लाइंट का। तो मुझे मेरी कंपनी ने उस यूएस क्लाइंट के प्रोजेक्ट में डाला हुआ है, मैं उसके लिए काम करता हूँ। ठीक है, अब क्योंकि मैं सिस्टम इंजीनियर हूँ तो मैं किस पे काम करूँगा, मैं सिस्टम्स पे काम करूँगा। ठीक है, जैसे सिस्टम एडमिन्स होते हैं, जो जैसे ओएस, जैसे विंडोज़ एडमिन हो गए, या फिर लिनक्स एडमिन हो गए, या फिर यूनिक्स एडमिन हो गए, ऐसे मेरी कोई एक प्रोफाइल होगी। ठीक है, या मैं मानता हूँ कि मैं लिनक्स एडमिन हूँ। अब इस कंपनी यूएस क्लाइंट के लिए जो इस कंपनी के इंजीनियर्स हैं, मैं सिस्टम इंजीनियर हूँ, जैसे और भी इंजीनियर्स हैं, डेवलपर्स हैं, टेस्टर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, सब मिलकर काम करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और हम लोग क्या कर रहे हैं, यूएस क्लाइंट के लिए एक एप्लीकेशन रेडी कर रहे हैं। तो डेवलपर वगैरह ने क्या किया, आराम से उन्होंने PHP वगैरह पे बैठ के, या फिर जो भी लैंग्वेज यूज़ की उस पर कोडिंग वगैरह करी, और कोड करने के बाद उन्होंने एक सोर्स कोड मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म बनाया हुआ था। पहले तो गिटहब वगैरह नहीं था। अगर आपको कोड स्टोर करना है तो बहुत मैनुअल मेथड था कि आप मार्केट में जाओ, एक हैवी मशीन लेके आओ, उसमें एक OS डालो, उसमें एक फ़ोल्डर बनाओ, और उस फोल्डर में कोड स्टोर करो। तो इस तरीके से फॉर एग्जांपल मान लो कोड वगैरह स्टोर करते थे लोग, डेवलपर। ठीक है, उसके बाद अब उस कोड को मुझे डिप्लॉय करना है, उस कोड को मुझे लाइव करना है। ठीक है, तो उस कोड को डिप्लॉय करने के लिए, लाइव करने के लिए मुझे एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरी कंपनी क्या करेगी, एक बिल्डिंग खरीद के रखी होगी, या फिर उसके बिल्डिंग में खुद पे एक रूम वगैरह होगा, उसके अंदर हमें सेटअप करना है। तो ये वो बिल्डिंग है, ये वो कमरा है, ये वो रूम है, ये वो प्रेमिसेस है, इसके अंदर हम गए, अपना काम करना स्टार्ट किया। ठीक है, सारी टीम अपना अपना काम कर रही है, नेटवर्क इंजीनियर नेटवर्किंग कर रहे हैं, सारे लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। मैं क्योंकि सिस्टम इंजीनियर, मेरा काम क्या है कि जो वहाँ पे हार्डवेयर्स आए होंगे, ठीक है, ये एक हार्डवेयर है, ये एक हार्डवेयर आया होगा, इस हार्डवेयर के अंदर जाऊँ, और जो भी मुझे सेटअप करना है, जो भी मुझे मतलब प्री रिक्विजिट चीज़ें होती हैं इंस्टॉल करनी, वो सब मैं इंस्टॉल करूँगा। ठीक है, अब मान लो ये जो हार्डवेयर उन्होंने मार्केट से लेके आया था, ये हार्डवेयर का, इस हार्डवेयर की ना कुछ कॉन्फ़िगरेशन है। कैसे कॉन्फ़िगरेशन है, मान लो फॉर एग्जांपल इस हार्डवेयर का 500 GB या फिर 100 GB स्टोरेज है। ठीक है, और 40 CPU है, कुछ भी, मतलब जो एक कॉन्फ़िगरेशन है इस मशीन की। ठीक है, अब इस मशीन पे मैंने सब कुछ सेटअप वगैरह कर दिया, डेवलपर का कोड वगैरह हमने उठाया, पिक वगैरह किया, और जो भी टीम थी, जो भी मल्टीपल टीम थी, मिलके जिस भी तरीके से हमने क्या किया, उस कोड को जहाँ पे रखा हुआ था कोड, वहाँ से पिक किया, और पिक करने के बाद वो जो मशीन मैंने सेटअप करी थी वहाँ पे लाके कोड को डिप्लॉय कर दिया। अब जो मैंने कोड डिप्लॉय किया है वो कोड का साइज़ था 2 GB। ठीक है, और जब मैंने इस मशीन पे 100 GB की मशीन पे उस कोड को डिप्लॉय करा, हो सकता है कि इसमें ऑपरेशंस होंगे, लोग बाहर से एक्सेस करेंगे साइट को, बहुत सारी चीज़ चलेंगी, तो हो सकता है कि ये 2 GB का कोड है, और हो सकता है कि ऊपर से और भी ये मशीन 10 GB या 20 GB कंज्यूम कर जाए। ठीक है,
मतलब मोटा मोटी अगर मैं बात करूं तो ये मशीन 30 GB कंज्यूम करने वाली है, लेकिन मैंने इस पूरी की पूरी मशीन पे एक सिंगल एप्लीकेशन डिप्लॉय कर दी है। ठीक है, 100 GB की मशीन पे मशीन यूज़ कितना कर रही है, 30 GB। 70 GB मेरा वेस्ट हो रहा है ना। तो वेस्ट हो रहा है मतलब क्या, जब मैं खरीदने गया था तो मैं ये देखा नहीं था कि भाई 30 GB लगेगा, क्योंकि 30 GB की मशीन ही नहीं मिल रही थी। 100 GB की मशीन मिली, मैं उठा के ले आया। तो ये क्या है, 70 GB क्या है, वेस्ट हो गया। मैंने, हो सकता है कि मशीन 5 लाख की लाई थी, ठीक है, लेकिन ये जो काम वगैरह जो मतलब मशीन यूज़ वगैरह कर रही है 2 लाख तक की वैल्यू का यूज़ हो रहा है, 3 लाख 4 लाख रुपये मेरा वेस्ट हो गया। तो ये क्या है, ये ड्रॉबैक है, ये एक रिसोर्स का वेस्टेज है। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए, अब देखो ये प्रॉब्लम सॉल्व कौन करता था, मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में। यूएस में एक ऑर्गेनाइजेशन है NIST, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी। अगर कोई भी आईटी में कोई कंपनी या कोई क्लाइंट या कोई कंपनी कोई प्रॉब्लम फेस करती है तो NIST के पास जाके बोलती है कि हम लोग अभी ये इशू फेस करते हैं मार्केट में, इस काम को करने के लिए। तो ऐसे ही इस केस में भी वो गए होंगे कि भाई हम एक पूरी मशीन लगाते हैं 100 GB की, वो मशीन 30 GB कंज्यूम करती है, 30 GB में हमारा काम हो जा रहा है, 70 GB हमारा वेस्ट हो रहा है, लेकिन हम मशीन 100 GB की लेके आ पाते हैं क्योंकि मार्केट में 30 GB की मशीन ही नहीं है, 100 GB की मशीन है। ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हो सकता है मिलती भी होगी, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो NIST बोलता है ठीक है भाई, कुछ तरीका निकालते हैं, कुछ काम करते हैं, है ना। तो NIST ने इस जिन चीज़ों पे काम किया, और NIST के हेल्प से फिर नया एक मार्केट में एक टेक्नोलॉजी आई और एक ट्रेंड आया कि आप ऐसे पूरी की पूरी मशीन पे काम मत करो, आप क्या करो, आप हाइपरवाइजर स्टार्ट यूज़ करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, हाइपरवाइजर, हाइपर वी भी जिसे कहते हैं, उन्हें यूज़ करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, हाइपरवाइजर में मल्टीपल सॉफ्टवेयर मार्केट में आए थे, लेकिन जो मोस्ट फेमस सॉफ्टवेयर था वो था VMware और ओरेकल का वर्चुअल बॉक्स। ठीक है, ये मार्केट में आ गया। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास 100 GB की मशीन थी। ठीक है, इस मशीन में आपने लेट सपोज विंडोज़ का OS डाला। ठीक है, उसके बाद ये मशीन विंडोज़ सर्वर बन चुकी है। इस मशीन के अंदर आप क्या करो, कोई भी एक हाइपरवाइजर इंस्टॉल कर लो। आप या तो VMware इंस्टॉल कर लो, या तो आप वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल कर लो। कोई भी एक कोई भी एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लो। ठीक है, उसके बाद आप क्या करो, इस VMware के अंदर जाओ। ठीक है, और VMware के अंदर जाने के बाद जितनी बड़ी आपको मशीन चाहिए, 10 GB की, 20 GB की, 30 GB की, आप उस बेस पे एक वर्चुअल मशीन, मतलब एक इस फिजिकल मशीन के अंदर आप जाके इस VMware के यूज़ करके, हाइपरवाइजर का यूज़ करके एक वर्चुअल मशीन वहाँ पे क्रिएट कर लो उस सॉफ्टवेयर के अंदर। तो मान लो आपने 30 GB की मशीन यूज़ कर ली, 30 GB की मशीन क्रिएट कर दी। ठीक है, अब 30 GB की मशीन क्रिएट कर दी, अब आपने जो आपको कोड डिप्लॉय करना है वो कोड लेके आओ। 2 GB का कोड था, कोड ला के अपना डिप्लॉय कर दिया और वो कोड यहाँ पे चलने लगा। और ये मशीन 30 GB की कैपेसिटी है, 30 GB आपने यहाँ पे दे के साइट वगैरह डिप्लॉय कर दी। अभी आपके पास 70 GB बचा हुआ है, तो आप उसी VMware पे, उसी वर्चुअल बॉक्स पे क्या करो, 30 GB की 2 मशीन या 3 मशीन और क्रिएट कर लो। ठीक है, और अगर आपने 2 और वर्चुअल मशीनें बनाई हैं हाइपरवाइजर की हेल्प से, तो आप वो 2 अलग अलग वर्चुअल मशीन पे 2 अलग अलग वेबसाइट डिप्लॉय कर दो। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है कि अगर आपके पास 100 GB है, तो आप 100 में से, चलो 100 GB नहीं तो 90 GB तो यूज़ कर पा रहे हो, मतलब उतना लॉस नहीं हो पा रहा, थोड़ा बहुत लॉस हो रहा है। ठीक है, लेकिन हाइपरवाइजर में भी एक प्रॉब्लम था, इसमें भी एक ड्रॉबैक था जो लोगों को लगा। वो ड्रॉबैक क्या था कि यार, अगर मैं अपने इस हार्डवेयर पे, जैसे मान लो मेरा एक हार्डवेयर है, एक मेरा विंडो की मशीन थी, इस हार्डवेयर पे अगर मैंने कोई हाइपरवाइजर इंस्टॉल कर दिया, फॉर एग्जांपल VMware इंस्टॉल कर दिया, ठीक है, तो मैं VMware इंस्टॉल तो कर दिया, उस पर साइट डिप्लॉय तो कर दिया, लेकिन जो मेरी ये मेन मशीन है ना, इस मशीन का, ये मशीन उतनी स्पीड नहीं चल पा रही है, मतलब अब मशीन उतने अच्छे से फंक्शन नहीं कर पा रही है। ठीक है, मशीन की स्पीड स्लो हो जा रही है, या फिर जो VMware हमने वर्चुअली बनाया है वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ऐसे कई सारी प्रॉब्लम्स आने लगी। उसके बाद लोगों को लगा कि भाई VMware यूज़ करने के बाद, या वर्चुअल बॉक्स यूज़ करने के बाद, या कोई हाइपरवाइजर यूज़ करने के बाद, हाइपरवाइजर कोई के यूज़ के बाद भी हमारा वो जो सॉल्यूशन था कि भाई हम लोग पूरी की पूरी मशीन कंज्यूम कर पाएँ, कुछ भी रिसोर्स वेस्ट ना हो, वो सॉल्यूशन नहीं मिल पाया, क्योंकि यहाँ पे भी रिसोर्स वेस्ट होता था। क्योंकि भाई आपने एक मशीन लेके आए, है ना, अब उतनी बड़ी मशीन पे पहले आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम डालोगे, जैसे विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम डाला आपने। ठीक है, अब विंडोज़ का OS ही 3-4 GB का होता है, 5 GB का होता है। ठीक है, अब वो 5 GB का आपने OS डाल दिया उस पूरी मशीन पे, 95 GB बचा आपके पास। उसके बाद उस आप जा रहे हो VMware या फिर वर्चुअल बॉक्स का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हो, उसका भी कुछ अलग स्पेस होता होगा, 10-15 GB।
या वो आपने इंस्टॉल कर लिया, ठीक है, कितना हो गया, 20 GB तो ऐसे ही कंज्यूम हो गया, अब 80 GB बचती है, ठीक है। मेरा प्लान था कि यार मैं 100 GB की मशीन पे 4-5 एप्लीकेशन डिप्लॉय कर दूँ, बट इस तरीके से तो मैं 2 ही एप्लीकेशन डिप्लॉय नहीं कर पाऊंगा, मतलब कहीं ना कहीं रिसोर्स का वेस्टेज यहाँ पे भी हो रहा था, ठीक है। इसीलिए इस ड्रॉबैक को ख़त्म करने के लिए भी फिर वो लोग जो क्लाइंट और कस्टमर होंगे वो गए होंगे एनएसटी के पास कि भाई अभी भी प्रॉब्लम है। तो इस चीज़ को देखते हुए ही फिर थर्ड मतलब सिस्टम मार्केट में आया, ये थर्ड मेथड या टेक्नोलॉजी मार्केट में आई, वो थी कंटेनराइजेशन। इसमें क्या होता है, आप क्या करो, एक मशीन लो, ठीक है, और उसके बाद इस मशीन में जाओ, अपना डॉकर का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो, ठीक है। डॉकर का सॉफ्टवेयर उतना उतना हैवी नहीं होता, बहुत लाइट वेट होता है, ठीक है। डॉकर का सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करो, इंस्टॉल करने के बाद आप क्या करो कि जैसे आप इस मशीन पे डॉकर इंस्टॉल करोगे तो ये मशीन बन जाएगी डॉकर होस्ट, ठीक है। उसके बाद आपको जो भी कोड डिप्लॉय करना है वो कोड वगैरह लाओ और उस बेस पे कोड के बेस पे कोड के कैपेसिटी के बेस पे कंटेनर क्रिएट करो और अपना कोड वहाँ पे डिप्लॉय कर दो, ठीक है। एक कंटेनर मान लो बनाया आपने, 5 GB का स्पेस दिया, आपकी साइट चल रही है, ठीक है। वैसे ही और भी ऐसे मल्टीपल कंटेनर बनाओ और मल्टीपल साइट डिप्लॉय कर दो, मतलब एक मशीन के अंदर आप मल्टीपल एप्लीकेशन, मल्टीपल साइट, मल्टीपल सॉफ्टवेयर डिप्लॉय कर सकते हो अगर आप डॉकर यूज़ करते हो, ठीक है। ये बेनिफिट है डॉकर यूज़ करने का, ये बेनिफिट है डॉकर आने का, ठीक है। लेकिन देखो VMware पे ऐसा नहीं था, क्योंकि फॉर एग्जांपल जैसे मान लो अगर मैं VMware की बात करूँ, थोड़ा VMware पे वापस चलते हैं, एक चीज़ बताना मैं भूल गया, अगर मान लो मेरे पास ये एक मशीन है और यहाँ पे मैंने VMware इंस्टॉल किया है, ठीक है। तो ये VMware पे मैं क्या कर रहा हूँ, पहले तो मैंने जो बड़ी मेरी मशीन थी, मेन मशीन थी, पहले मैंने वहाँ पे विंडोज़ का OS डाला, वो 5 GB का था। उसके बाद जब मैं वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहा हूँ तो वो भी वर्चुअल मशीन में किसी OS के बेस पर क्रिएट करूँगा, विंडोज़ लिनक्स या किसी चीज़ का, तो वहाँ पे भी फिर वो ऑपरेटिंग सिस्टम डालो, अब वो ऑपरेटिंग सिस्टम भी 5 से 6 GB का है, तो कई तरह के रिसोर्स वेस्ट हो रहे हैं। बट डॉकर में ऐसा नहीं है, आपके पास एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपने क्या किया, सिर्फ वहाँ पे डॉकर इंस्टॉल कर लिया और फिर उसके अंदर बैठ के काम कर रहे हो, ठीक है। तो इसलिए डॉकर आया था आपकी मार्केट में, ठीक है, ताकि रिसोर्स पूरा यूटिलाइज हो सके। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको और एक चीज़ देखो, डॉकर में क्या होता है, हम लोग ना कंटेनर्स पे काम करते हैं, कंटेनर वगैरह क्या होते हैं वो सब आगे हम लोग बात करेंगे, लेकिन कंटेनर्स पे काम करते हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ एक वर्चुअल बॉक्स या VMware वगैरह की, ठीक है, या फिर किसी भी हाइपरवाइजर की, तो अगर वहाँ पे आप एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हो, जैसे मान लो ये फॉर एग्जांपल ये मेरा मैक का लैपटॉप है या फिर ये मेरा विंडोज़ का लैपटॉप है, इसके अंदर मैंने क्या किया, एक VMware हाइपरवाइजर इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। उसके बाद इस VMware के अंदर गया और मैं एक वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहा हूँ। अब जब मैं वो वर्चुअल मशीन क्रिएट करूँगा तो मुझे एक OS भी डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है, विंडोज़ का या लिनक्स का। तो मैं एक OS का जो साइज है, मतलब कंप्लीट जो OS है, ठीक है, 5 GB 6 GB 7 GB का, वो पूरा OS लेके फिर मैं इस मशीन को बनाऊंगा। अब अगर मान लो मैंने इस वर्चुअल मशीन को साइज ही 30 GB दिया है तो 5 GB तो मेरा ये OS ही ले गया, अब 25 GB बच रहा है, ठीक है। तो ये रिसोर्स का वेस्टेज है। लेकिन डॉकर में क्या होता है, आप डॉकर में भी काइंड ऑफ वर्चुअल मशीन ही क्रिएट करते हो, वो कंटेनर जो आप क्रिएट करते हो वो काइंड ऑफ वर्चुअल मशीन ही है, लेकिन वहाँ पे जो आप OS देते हो ना, वो लाइट वेट OS होता है, वो लाइट वेट OS होता है, ठीक है। मतलब एक ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करने के लिए जो भी लाइब्रेरीज और बाइनरीज चाहिए होती है ना, जो भी लाइब्रेरीज और बाइनरीज सिर्फ वही होती हैं, मतलब उन 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 लाइब्रेरीज और बाइनरीज के बेस पे OS बनता है वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे उसे इमेज कहते हैं। एक्चुअली क्या होता है, जब आप डॉकर में कुछ कोई डॉकर में मैंने क्या बोला कि आप काइंड ऑफ वर्चुअल मशीन बना रहे होते हो जिसको हम लोग कंटेनर कहते हैं। तो जब वो कंटेनर क्रिएट करते हो ना, वो कंटेनर एक इमेज लेके बनता है, ठीक है। जैसे मान लो मैंने उबंटू का इमेज लिया तो वो कंटेनर उबंटू का है, जैसे उबंटू की मशीन होती है। अगर मैंने कंटेनर विंडोज़ की इमेज लेके बनाया तो विंडोज़ का कंटेनर कहलाएगा। अगर मैंने इमेज मान लो यूनिक्स की इमेज लेके बनाया तो यूनिक्स का कंटेनर कहलाएगा। तो कंटेनर क्या होता है, एक काइंड ऑफ मशीन ही होता है, लेकिन जब वो कंटेनर आप क्रिएट कर रहे हो तो आप एक लाइट वेट इमेज लेते हो और उस इमेज के अंदर कुछ लाइब्रेरीज और बाइनरीज की होती हैं जो एक OS को रन करने के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। अब ये चीज़ें क्या होती है, जब हम डॉकर पढ़ेंगे सेपरेटली तब बात करेंगे, अभी डॉकर पे उतना डिटेल पे बात नहीं कर रहे हैं, मैं बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ डॉकर क्या है, ठीक है। और ये जो इमेज होता है ना, ये इमेज आपको मिल जाता है, देखो जैसे डॉकर में आपको कोई भी इमेज चाहिए, जैसे मान लो मैंने बात किया कि मैं एक वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, या फिर मैं एक लैपटॉप खरीद के लेके आया हूँ, अब मुझे उस लैपटॉप में विंडोज़ का OS डालना है। क्या करूँगा, मैं मार्केट में जाऊँगा या फिर किसी फ्रेंड से बोलूँगा कि भाई ले मेरी पेन ड्राइव पकड़, इसमें विंडोज़ का OS ऑपरेटिंग सिस्टम डाल, उसको बूटेबल बना के मुझे दे, तो मैं अपने लैपटॉप में सेट करके विंडोज इंस्टॉल करूँगा।
या फिर अगर कोई लिनक्स का ओएस चाहिए मुझे तो उसको बोलूँगा भाई ये पकड़ पेन ड्राइव, इसमें लिनक्स की आईओ से इमेज डाल मुझे दे, मैं अपनी मशीन पर लिनक्स का ओएस इंस्टॉल करूँगा। ठीक है, ऐसा होता है। लेकिन अगर आपको यहाँ पे कोई इमेज चाहिए, ठीक है, कस्टमाइज इमेज की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे दो तरह की इमेज होती है डॉकर के अंदर, ठीक है, जिसको लेके आप कंटेनर क्रिएट करते हो। एक होती है प्री डिफाइंड इमेज जो आपको डॉकर वाले देते हैं, और एक होती है कस्टमाइज इमेज। कस्टमाइज इमेज मतलब जो हम लोग खुद बनाएं, वो कैसे बनते हैं वो आगे बात करेंगे, अभी बात नहीं करते हैं। लेकिन प्री डिफाइंड इमेज कहाँ से मिलती है हमें, तो डॉकर वालों के पास इनका खुद का एक डॉकर हब है, ठीक है। कभी आप सर्च करोगे यहाँ पे hub.docker.com, तो ये डॉकर हब खुलेगा यहाँ पे, ठीक है। इस डॉकर हब में आपको सारी इमेज मिल जाएगी। मतलब डॉकर इंस्टॉल करने के बाद अगर आपको कोई, जिसको आप अभी कंटेनर समझ नहीं पा रहे हो, तो आप ये कह लो कि अगर आपको एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी है, जिसको डॉकर में कंटेनर कहते हैं, अगर वो कंटेनर क्रिएट करनी है, उस कंटेनर को क्रिएट करने के लिए जैसे आप चाहते हो, मान लो कि मेरा कंटेनर उबंटू बेस बने, मेरा कंटेनर माईसीक्वल बेस बने, मेरा कंटेनर विंडो बेस बने, तो आपको उस कंटेनर को बनाने के लिए एक ओएस तो चाहिए, एक इमेज तो चाहिए। तो इमेज कहाँ से लाओगे, वो इमेज आपको इस डॉकर हब से मिलता है। आप डॉकर हब में आते हो, यहाँ से इमेज पुल करते हो और यूज़ करते हो। कैसे पुल करते हैं समझते हैं आगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको सारी इमेज मिल जाएंगी। लेकिन कई सारी इमेज हमें खुद की बेस पे चाहिए होती है कंपनी में, वो होती है कस्टमाइज इमेजेस, ठीक है। अब देखो, ये मैं बात कर रहा था इमेजेस की। वो इमेज कौन सी इमेजेस, जिस इमेज को लेके हम कंटेनर क्रिएट करते हैं। जिस तरीके से अगर मैं क्लाउड की बात करूं, अगर आप एजोर में काम करते हो या फिर एडब्ल्यूएस में काम करते हो या फिर आप जीसीपी क्लाउड में काम करते हो, अगर वहाँ पे आपको एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करना है, किसी तो इंस्टेंस क्रिएट करना है, तो आप देखना आप एक ना एक EMI लेते हो, अमेजोन मशीन इमेज लेते हो, या फिर एजोर में एक इमेज लेते हो, उबंटू की इमेज या विंडोज़ की इमेज, तब जाके आपकी मशीन बन पाती है। वैसे ही कंटेनर क्रिएट करने के लिए भी हमें इमेज चाहिए होती है, ठीक है। अब वो इमेज मैंने क्या बताया, या तो आप डॉकर हब से ले लो। डॉकर हब क्या है, एक सेंट्रलाइज रेपोजिटरी डॉकर वालों की, जहाँ पे आपको सारी इमेज मिल जाएगी, ठीक है। और अगर आपको खुद की इमेज बनानी तो कस्टम इमेज बनानी पड़ती है, कैसे बनती है वो आगे हम लोग बात करते हैं, समझते हैं। अब देखो हम किस पे बात कर रहे हैं, हम लोग ECR पे बात कर रहे हैं। तो ये डॉकर और ECR का क्या कनेक्शन है, मैंने भी आपको बताया डॉकर हब के बारे में। डॉकर हब में क्या होता है, आपकी सारी इमेजेस यहाँ पे होती है, ठीक है, प्री डिफाइंड इमेजेस। लेकिन अगर आप चाहो तो, अगर आपने कोई अपनी खुद की इमेज बनाई है, आपने कोई कस्टम इमेज बनाई है, ठीक है, खुद की आपने कोई इमेज बना के रखी हुई है। ये कस्टम इमेज का कंसेप्ट क्या होता है समझेंगे हम लोग आगे, उतना लोड मत लेना माइंड पे। तो ये कस्टम इमेज अगर आपने बनाई है, अगर आपको उस इमेज को स्टोर करना है, तो आप क्या कर सकते हो, अपने डॉकर हब में स्टोर कर सकते हो। अब डॉकर हब में जाओ, जैसे आप गिटहब में जाते हो और एक रेपोजिटरी क्रिएट करते हो, वैसे ही डॉकर हब में जाओ, और अब आपने जो अपनी कस्टम इमेज बनाई है उस इमेज को डॉकर हब में पुश कर दो, एक रेपोजिटरी बना के, एक फोल्डर बना के, तो वहाँ पे आपकी इमेज स्टोर हो जाएगी, ठीक है। लेकिन डॉकर हब क्या है, एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है। मतलब कोई भी, अगर आपकी कोई चीज़ इंटरनेट से होते हुए कहीं पर स्टोर हो रही है, हो सकता है कि कोई भी उसे यूज़ कर ले, कोई भी उसे हैक कर ले, ठीक है। अब ये कस्टम इमेज है। लेकिन अगर मैं ये कॉर्पोरेट लेवल की बात करूँ, इंडस्ट्री लेवल की बात करूँ, जैसे बात करता हूँ मैं मेरी कंपनी की, इस कंपनी की, जिस कंपनी में काम कर रहे हैं हम लोग, XY टेक्नोलॉजी की, ठीक है। अब XY टेक्नोलॉजी नाम की जो कंपनी है ना, इस कंपनी के दो ब्रांचेस हैं, ठीक है। एक ब्रांच हमारा इंडिया में है और एक ब्रांच हमारा सिंगापुर में है, ठीक है। अब इंडिया वाले ब्रांच में हम लोग अपनी कोई कस्टम इमेज बना के, इंडिया वाले ब्रांच के बंदे अपनी कोई कस्टम इमेज बनाए हैं, उससे एक कंटेनर बना के रखे हुए हैं उस कस्टम इमेज से, और उस पर वो लोग काम करते हैं, ठीक है। उस पर वो लोग काम कर रहे हैं, उसको वो लोग यूज़ कर रहे हैं। अब कंपनी तो दोनों एक ही है। अब सिंगापुर वाली ब्रांच को चला पता कि भाई इंडिया वाले जो बंदे हैं वो ऐसे कस्टम इमेज बना के रखे हैं, हम चाहते हैं कि वो इमेज वो हमें भी भेज दें, सिंगापुर वालों को भी भेजें, तो वो भी यूज़ कर लें, ठीक है। अब इमेज वो कैसे भेजेंगे, तो तरीका नंबर एक क्या है कि आप अपनी इमेज को डॉकर हब में पुश कर दो। क्या करो, डॉकर हब मतलब जैसे गिटहब होता है वैसा ही है। डॉकर हब में अपनी इमेज को पुश कर दो और सिंगापुर वाले को बोलो कि मेरी इमेज डॉकर हब में यहाँ पे रखी हुई है, वहाँ से पुल कर ले, ठीक है। तो पुल करके यूज़ कर लेगा। लेकिन क्योंकि ये कॉर्पोरेट लेवल की इमेज है, कंपनी की इमेज है, तो आप नहीं चाहोगे कि ये इमेज इंटरनेट से होते हुए जाए, किसी पब्लिक रेपो पे स्टोर हो, ठीक है। अगर हुआ तो क्या हो सकता है, कोई हैकर हैक कर ले, उसे यूज़ कर ले, उसका मिसयूज़ कर ले, तो एक ड्रॉबैक है ना। तो हम चाहते हैं कि हम इस इमेज को अपनी किसी प्राइवेट रेपोजिटरी में रखें, प्राइवेट रजिस्ट्री में रखें, ठीक है। तो अगर आप अपनी डॉकर इमेजेस को प्राइवेटली स्टोर करना चाहते हो,
तो हर क्लाउड अपनी अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। वैसे ही अगर आप लोग AWS क्लाउड यूज़ करते हो और आप लोग AWS क्लाउड पढ़ रहे हो, तो इसीलिए आपको यहाँ पे मिलता है ECR, इलास्टिक कंटेनर रजिस्ट्री। ठीक है, इस इलास्टिक कंटेनर रजिस्ट्री में आप अपनी कस्टम डॉकर इमेजेस को स्टोर कर सकते हैं। तो इससे क्या बेनिफिट है, अपनी इमेज है डॉकर यहाँ पे स्टोर कर दो, AWS क्लाउड में ECR में जाओ, वहाँ बनाओ, वहाँ पे अपनी एक इमेज बना के रखी कोई डॉकर की, ECR में स्टोर कर दो, और जो सिंगापुर वाले जो भी यूज़र है उसको रोल वगैरह बना के, परमिशन IAM पॉलिसी वगैरह बना के उसको ऐसी परमिशन दो कि वो ये यहाँ से आपकी इमेज को पिक कर ले अकाउंट टू अकाउंट और काम करना स्टार्ट कर दे। ठीक है, तो इसीलिए आपको ECR की सर्विस मिलती है। तो हमें यही देखना है कि किस तरीके से कंपनीज में डॉकर की इमेजेस बनती हैं और किस तरीके से लोग अपनी डॉकर इमेज को पुश करते, मतलब ECR पे पुश करते हैं और उसे यूज़ करते हैं। ये हमें देखना है, ये हमें समझना है। ठीक है, इसीलिए हम लोग ECR पढ़ने वाले हैं। डॉकर एक बहुत बड़ा टूल है। ठीक है, डॉकर पे हम लोग सेपरेटली कभी स्टार्ट करेंगे सेशंस, अभी नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग AWS पढ़ रहे हैं। डॉकर पे बात करेंगे तो समझेंगे कि भाई डॉकर क्या होता है, कैसे वर्क करता है, क्या है कंटेनर, क्या है इमेज, क्या है डॉकर वॉल्यूम, क्या है डॉकर हब, क्या है डॉकर रजिस्ट्री, सब पे बात करेंगे, अभी नहीं। ठीक है, अभी हमारा फोकस है ECR को जानना। ठीक है, चलो। अब मैंने क्या बोला कि ECR में हम क्या करते हैं, अपने कस्टम इमेजेस को यहाँ पे स्टोर करते हैं। अब वो इमेज, जो कस्टम इमेज की मैं बात कर रहा हूँ, उस इमेज को बनाने के लिए मुझे डॉकर का एनवायरनमेंट चाहिए, है ना, डॉकर का पूरा सेटअप चाहिए। तो अब डॉकर का सेटअप आप कहाँ कहाँ कर सकते हो वो देखो। देखो, डॉकर का सेटअप करने के लिए आपके पास यहाँ पे 4 तरीके हैं। तरीका नंबर 1 क्या है, मार्केट में जाओ, हार्डवेयर लेके आओ, एक OS डालो कोई भी, विंडोज़ और लिनक्स का, वहाँ डॉकर इंस्टॉल करो, सेटअप करके वहाँ पे डॉकर पे काम करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है, आपके पास जो भी लैपटॉप है विंडोज़ का या मैक का, वहाँ पे आप डॉकर इंस्टॉल करो, वहाँ पे आप डॉकर में सेटअप करो, वहाँ पे काम करना स्टार्ट करो। सेकंड ऑप्शन। ठीक है, थर्ड ऑप्शन क्या है, अपनी मशीन के, जो आपके पास लैपटॉप है या जो आपके पास विंडोज़ का लैपटॉप, मैक का लैपटॉप है, वहाँ पे कोई भी हाइपरवाइजर इंस्टॉल करो, उसमें एक VMware वगैरह जो भी आप यूज़ करते हो उससे एक वर्चुअल मशीन बनाओ, वहाँ डॉकर इंस्टॉल करो, वहाँ सेटअप करो, वहाँ पे काम करो। ठीक है, और तरीका नंबर 4 क्या है, जो मोस्टली कंपनी यूज़ करती है, कि भाई आप क्या करो, जिस क्लाउड में काम कर रहे हो उस क्लाउड में जाओ, एक मशीन, एक इंस्टेंस क्रिएट करो, उस इंस्टेंस के अंदर डॉकर इंस्टॉल करो, डॉकर सेटअप करो और वहाँ बैठ के काम करो। ठीक है, तो हम लोग ये 4th वाले ऑप्शन पे ही काम करने वाले हैं। हम लोग अपने क्लाउड पे जाएंगे, एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, डॉकर कैसे इंस्टॉल करते हैं वो देखेंगे, वहाँ पे डॉकर इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद डॉकर इंस्टॉल करने के बाद मैं आपको थोड़ा कुछ बेसिक बताऊंगा डॉकर के बारे में, डॉकर इमेज क्या होती है। ठीक है, डॉकर की कमांड्स कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, उसके बाद कैसे हम लोग कंटेनर क्रिएट करते हैं, उसका कैसे हम लोग कस्टम इमेज क्रिएट करते हैं, और उसके बाद कैसे हम लोग क्या करेंगे, अपने AWS क्लाउड में जाके एक ECR क्रिएट करेंगे, और जो हम लोग इस EC2 इंस्टेंस के अंदर बैठ के इमेज बनाएंगे, उस इमेज को पुश करेंगे ECR के ऊपर, यहाँ पे ECR के अंदर, और फिर एक्सप्लेन करूँगा कि इसका मेन यूज़ केस क्या होता है ECR का। ठीक है, ये ECR में जो आप इमेज यूज पुश करते हो, इस इमेज को हम लोग कई सारी कंपनी मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे काम करती है, कोई कुबरनेटिस पे काम करता है। ठीक है, तो कुबरनेटिस पे भी लोग इमेज वगैरह लेके काम करते हैं, तो उसके लिए फिर ये ECR की इमेज यूज़ करते हैं। उसके बाद और भी कई सारे चीज़ों पे लोग इलास्टिक बीनस्टॉक पे काम करते हैं, कई सारी चीज़ें हैं, आगे एक्सप्लेन करूँगा मैं। ठीक है, तो हमारा काम यही है, हम जाएंगे, एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट करेंगे। ठीक है, और वहाँ पे अपना डॉकर सेटअप करेंगे, वहाँ पे अपना कंटेनर वगैरह बनाएंगे, कुछ डॉकर के बारे में थोड़ा बहुत समझेंगे, फिर एक इमेज बनाएंगे, उस इमेज को ECR पे पुश करेंगे और फिर आगे समझेंगे। ठीक है, ये हमारा पूरा सेटअप होने वाला है। 1 मिनट।